अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। एक तरफ मुल्क में आला अदलिया के जजेस को धमकी आमेज़ और मशकूक खतूत मिलने का सिलसिला जारी है। आज 6 जजेस को ऐसे खतूत मौसूल हुए हैं, तो दूसरी तरफ आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के लिखे गए खत पर वकला की सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। साथ ही चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम और उनके इस्तीफे के मुतालबे को अदलिया को तकसीम करने के ख्वाहिशमंद अफराद के हाथ मजबूत करने की कोशिश के मुतरादिफ करार दे दिया है और इसकी मजम्मत की गई है। तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ इसी महीने यानी अप्रैल में ही इमरान खान की रिहाई की उम्मीद कर रही है और साथ ही खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी ये बात की जा रही है कि जिस अंदाज में इमरान खान को सजाएं हुई वो आला अदलिया में बरकरार नहीं रह सकती। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने दावा किया है कि इमरान खान अप्रैल में ही जेल से बाहर आ जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह 2 दिन पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले आखिरी हफ्ते में जिस तरह से सजाएं सुनाई गई हैं वो ठीक नहीं है और ये बरकरार नहीं रह सकेंगी। जहां राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि इमरान खान की सजाएं बरकरार नहीं रह पाएंगी, तो वहीं उनका कहना है कि इमरान खान को जल्दबाजी में दी गई सजाओं का मकसद मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में नुकसान पहुंचाना था। जबकि इस पूरी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की जानिब से एक अहम इंकशाफ सामने आया है। तहरीक इंसाफ तस्दीक कर रही है कि तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान को कोर कमांडर हाउस पेशावर में इफ्तार पर बुलाया गया था। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि सिर्फ कोर कमांडर हाउस से ही नहीं बल्कि और भी 1-2 जगहों से इफ्तार पर बुलाया गया। बुलाने वालों से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्यों बुलाया। तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन कह रहे हैं कि इफ्तार में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मौजूद नहीं थे, लेकिन मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के बयान के मुताबिक न सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस ब्रीफिंग में शरीक थे बल्कि उन्होंने वहाँ खिताब भी किया। कोर कमांडर हाउस में सूबाई काबीना का कोई इजलास नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता कोर कमांडर साहब ने काबीना को वज़ीर आला समेत ब्रीफिंग के लिए बुलाया था और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ फ़ौज का ताउन होना चाहिए। प्रेजेंटेशन के बाद कोर कमांडर साहब ने और उनके स्टाफ ने हमें मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं, मुख्तलिफ जो एंगल्स हैं सिक्योरिटी रिलेटेड सिचुएशन के, उन पर ब्रीफिंग दी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ। फिर वज़ीर आला साहब ने एड्रेस किया सबको। एक अच्छे एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हुआ, एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज हुआ, जिससे हमें भी काफ़ी क्लैरिटी हुई बात सिक्योरिटी रिलेटेड मामलात की। और मैं समझता हूँ कि हमारी बातचीत से यकीनन फ़ौज को भी हमारे हवाले से एक पॉजिटिव ही सिग्नल्स गए हैं। इस पेशरफ्त के अलावा वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों में तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर सूबाई असम्बली अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है। इलेक्शन कमीशन ने जिनको नोटिफाई किया है आपको उससे ओथ लेना है और उस ओथ के बाद आपको इंतखाबात कराने। तो एक ताज्जुब की बात है कि स्पीकर उसको मानना है और हमारा चीफ मिनिस्टर जिसने आईन और कानून के तहत ओथ लिया है वो आप अपने ओथ की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इससे क्या बहरान आगे आ सकते हैं? सब कुछ आ सकते हैं कि जब वो नहीं मानते, पूरी गवर्नमेंट नहीं मान रही है और या ये तो दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, तो दूसरी तरफ जाते हैं तो वही गवर्नर राज भी लग सकते हैं, दूसरी चीज़ें भी आ सकते हैं। इस पर जवाब देते हुए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत कासिम अली शाह ने कहा कि गवर्नर राज लगाने की कोशिश की गई तो ज़्यादा नुकसान उन्हीं को होगा। गवर्नर राज लगाने की अगर ये कोशिश करते हैं और लगाते हैं तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ज्यादा मुश्किलात इन्हीं को हो जाएंगी, क्योंकि आवाम हमारे साथ खड़ी है, आवाम का मैंडेट हमारे पास है और ये तो मैंडेट चोरी करके आए हुए लोग हैं। ये कैसे जमहूरियत को डिवेल करने की बात करते हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर वकील तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब भी। लतीफ़ खोसा साहब से हम पहले बात करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपके वक्त के लिए। एक तरफ तो ये बात हो रही थी कि पूरा निज़ाम ही तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मंसूबा बनाए हुए है और इस वजह से जो कुछ किया गया है पिछले चंद माह में वो सब तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। अब किस तरह से बैरिस्टर गौहर ने ये बात कह दी कि अप्रैल के महीने में ही साबिक चेयरमैन पीटीआई रिहा हो जाएंगे, अब ये कोई यकीन दहानी करवाई गई है लतीफ़ खोसा साहब आपको, आपकी जमात को उनकी रिहाई से मुताल्लिक?
देखें जुनैद, देख ये तो जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा और सारी दुनिया भी इस बात से जो है आगाह है और आशना है कि जिस तरह से आखिरी इलेक्शन से एक हफ्ता पहले जिस तरह से 3 केसेस को बुलडोज करके मोहतरम इमरान खान साहब को सजाएं करवाई गई, वो न सिर्फ अनकॉन्शनेबल थी बल्कि वो इतनी दे वर सो एबहरेंट टू कॉन्शियंस। और आखिरी तो कील जो था वो इद्दत के केस ने वो उसमें कॉफिन में ठोक दिया और जिससे इतनी नफरत फैली इस सारी जो करने वाले थे इसके पीछे। और जाहिर है पीडीएम कुडंट एब्जॉल्व इटसेल्फ और ना ही अबूरी हुकूमत और ना ही इलेक्शन कमीशन और ना ही एजेंसीज इससे मुबर्रा हो सकती थी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज ये तो आश्कारा हो गया 6 जजेस के इंकशाफ से कि उन्हीं की मनपसंद फैसले किए जा रहे थे और उनका जितना दबाव था ये आज से नहीं है बल्कि शौकत सिद्दीकी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने वो बड़ा वाज़े तौर पर फिर उसको उजागर कर दिया। और ये तसलसल और तवातर से बदकिस्मती से हो रहा है। सो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। देखें एक बात तो ये है कि तोशा खाना के केस में वैसे ही सस्पेंड हो चुकी है सेंटेंस जो 14 साल सबसे ज़्यादा थी और ये वो सज़ा है। यकीन कीजिएगा जुनैद, जो जस्टिस जो जज साहब थे वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मैं बीमार हूँ, एम्बुलेंस पे आते थे, उन्होंने जो है दरख्वास्त दी कि मुझे जो है लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट जो मेरी है मार्च 14 में मुझे जो है रुख्सत दी जाए और उनको रुख्सत न दी गई और उनको जो है एम्बुलेंस पर लाकर उनसे सज़ा करवाई गई और उस सज़ा के बाद वो जब अब रिटायर होने जा रहे हैं। तो इसी तरह जो अलकादिर का केस था वो उसमें वो 14 साल सस्पेंड हो गई है सेंटेंस। जो दूसरा केस है देखिए वो साइफर वाला बड़ी बांगे दोहल जो है ऑब्जर्वेशन आ चुकी कि भाई साइफर है किधर, बुनियादी का डॉक्यूमेंट आपने पेश ही नहीं किया, इस तरह से नहीं, अदालत के सामने रूबरू है ही नहीं और उसकी बिना पर आप 10-10 साल सजा कर रहे हो। कौन से मुल्क का जो है नुकसान हुआ है उसकी इबारत तो दिखाइएगा। कुछ मामलात में तो अभी ट्रायल का मुकम्मल होना बाकी है, जिस तरह अलकादर में तो बहुत सा प्रोसीजर अभी बाकी है, तो उससे पहले ही इस तरह की यकीन दहानी होना तहरीक इंसाफ के वकला का कि वो आके टेलीविजन पे कहें भी कि बिल्कुल रिहा हो जाएंगे साबिक चेयरमैन पीटीआई। देखें जुनैद यार, जैसे मैंने अर्ज किया साइफर का केस तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह ये बरी हो जाएंगे। अब आ जाइए अलकादिर को मैं कर रहा हूँ, यानी हमारा जो PWC जो CFO पेश हुआ है अदालत में पेश हो चुका और उसने कहा कि ना तो 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया के बैंक अल मशरिक से आया है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अब उस अकाउंट को जो है वो पैसे को वो खजाने में दाखिल कर दिया है, उसमें एक पैसा भी ट्रिकल आउट नहीं हुआ इमरान खान या बुशरा के हक में। आपने जब तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसकी भरपूर नुमाइंदगी भी की, तर्जुमानी भी की, वो तो बड़ी वसूख के साथ उसको पेश किया गया आवाम के सामने कि क्या एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है तहरीक इंसाफ का। तो लाहौर में तो कोर कमांडर हाउस को आग लगाई गई, अब खैबर पख्तूनख्वा में कोर कमांडर हाउस में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पूरी काबीना इफ्तार पर चली गई। तो कुछ और भी तब्दीलियाँ आ रही हैं पसे पर्दा जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात नहीं कर रहे खुलकर। जुनैद एक बात तो ये है कि कोर कमांडर हाउस को PTI ने आग नहीं लगाई है। मोहतरम इमरान खान को 9 मई को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बायोमेट्रिक कमरे से जिस बेहयाई से गिरफ्तार किया गया वर्दियों में फलांग करके और हाई कोर्ट की जो है तज़हीक की गई दीवारें फलांग के और जिस तरह से वकला को मारा गया, अमले को हाई कोर्ट के अमले को मारा गया और उनके फर्नीचर को जिस तरह से जो है तोड़ फोड़ करके गिरफ्तार किया गया। 9, 10, 11, 12 इमरान खान तहवील में था। ओ भाई तो इमरान खान ने कैसे हमला कर दिया? तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बात हो रही है ना लतीफ़ खोसे साहब, उनके ऊपर तो केसेस है, वीडियोस मौजूद हैं, मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा से बयानिया सामने आ रहा है आप उसकी हिमायत करते हैं? देखो ये ड्रामा हमने कहा कि
जुडिशल कमीशन हाईएस्ट बनाया जाए, 45 साल न लगाए जाए। ये 9 मई और 9 फरवरी इसको ज़रा मुंजबित कीजिएगा, आपको नीयत पता चल जाएगी। सिर्फ ये लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान का ये था, जब बाजवा साहब ने एक्सटेंशन मांगी, नवाज शरीफ ने दी, वहाँ पर तय हुआ कि जनाब इमरान खान को हटाएंगे, इमरान खान को पाबंद सलासल करेंगे, इसकी पार्टी को तितर बितर लेकर आएंगे, उनके केस खत्म करेंगे, अदालतों से उनको बरी करवाएंगे, कानून की बदली के बढ़ेंगे। और ये सारा लंदन प्लान का हिस्सा है। दीप खोसा साहब, ये बयानियां तो तहरीक इंसाफ बहुत दफ़ा सामने रख चुकी है, लेकिन हकीकत में तहरीक इंसाफ में शामिल लोग उस दिन सड़कों पर मौजूद थे, हमलों में शामिल थे, उनकी तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं, मुकदमात हैं, उसमें से कई मुकदमात की तहरीक इंसाफ खुद भी पैरवी कर रही है, वो एक अलग लंबी कहानी है। इस वक्त की हम बात कर रहे हैं जिस वक्त आप यहाँ मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कोर कमांडर हाउस इफ्तार पे गए वज़ीर आला, उनकी काबीना भी उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं, उसको तस्लीम भी कर रहे हैं। तो ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया ख़त्म हो गया तहरीक इंसाफ का आज से? हमारा कभी भी देखें, हमारा ये है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इंटरफेरेंस बंद कर दे। एस्टैब्लिशमेंट आज से ये नहीं कर रही है, माफ़ कीजिएगा, ये तो 45 साल पहले का सुप्रीम कोर्ट ने इयादा किया और भुट्टो वाले केस में फांसी उसको एस्टैब्लिशमेंट ने दिलाई अदलिया के साथ मिलकर, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ गया। फिर आप आ जाइए असगर खान वाला केस, असगर खान वाला केस PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट। आज जो अब तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनने के बाद आप भी रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए, इस वक्त जो कर रही है वो आप उसकी हिमायत करते हैं, उससे बिल्कुल मुत्तफिक हैं आप? देखें, हमने इमरान खान साहब से बात की और हमने कहा क्रेडिबिलिटी गैप हो चुका। उन्होंने कहा फ़ौज हमारी है, हमारे ये खिदमत के लिए है, हमारे मुल्क के दिफा के लिए है, हमारा कोई उससे तसादम तजाद नहीं है। इसलिए उन्होंने जब ये पैगाम हमें दिया और हमने मीडिया पर दिया कि हम इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते, हम इस्तेहकाम चाहते हैं, हम वो फतह मक्का वाला जो है पॉलिसी पर जो है, जब इसका मतलब ये है कि फिर तहरीक इंसाफ के राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट से और आगे भी होंगे? नहीं, देखें, एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं है, बात यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जाहिर है कि अगर काबीना, अगर जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना और कोर कमांडर या वहाँ वो ब्रीफिंग देते हैं, उनके जो मसाइल हैं बॉर्डर पर, जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं उस पर, तो उस पर आगे लामहला देनी चाहिए मुंतखब नुमाइंदों को। ये फ़र्ज़ बनता है उन इदारों का और ये हक बनता है अवामी नुमाइंदों का, इसलिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान को आगे लेके जाना अवाम का काम है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग वकील भी हैं, जो फुल कोर्ट का मामला है जिस पे ख़त का आपने भी कई बार जिक्र किया है, उस पर तहरीक इंसाफ की तरफ से कई मुतालबे ऐसे आ रहे थे जिससे गंभीर सूरत हाल पैदा हो रही थी, लेकिन बात उसी तरफ जा रही है, फुल कोर्ट भी बनाई जा रही है। हामिद खान साहब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वकील भी हैं, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ या सियासी जमातों को तो इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए, ये तो इदारों और अदालतों का मामला है कि वो किस तरह तहकीकात को तय करें। आपकी इस पर राय क्या है? देखें, ये तो यकीनी बात है कि ये किसी फ़र्द वाहिद या किसी जमात की बात नहीं है, और ये सारा 6 जजेस ने बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया और राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया कि ये सज़ाएं सस्टेन नहीं हो सकती हैं। तो ये तो एक बात तयशुदा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो आया है, एक तारीखी मौका आया है, सुप्रीम कोर्ट एक कंसोर्शियम बनाए सारा, और मैं समझता हूँ कि उसमें वो ये तय कर दे कि आर्टिकल 6 लगाए। ये इतलाक जो है ये 2022 के बाद से होगा सिर्फ? मैं कहता हूं आप 47 से ले लें, अगर आप पिछले मुर्दे खोदने हैं तो आपको पता ही है जो कुछ इस मुल्क में होता रहा है, लेकिन कहीं तो आप ब्रेक लगाएंगे। और आर्टिकल 13 वाज़े कहता है कि आप पीछे वाली सज़ा नहीं दे सकते जो उस वक्त मौजूद नहीं थी आइन में और कानून में। सो जाहिर है कि इतलाक तो अब आइंदा से ही करेंगे, जब आप ये सज़ा मुतय्यन करेंगे कानून में, उसी वक्त से आप सज़ा दे सकते हैं। यही आइन कहता है, यही कानून कहता है, दुनिया का यही कानून कहता है। बहुत शुक्रिया लतीफ़ कोसा साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं कि साबिक चेयरमैन PTI जल्द रिहा हो सकते हैं, इसी महीने अप्रैल के महीने में रिहा हो सकते हैं। इससे मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी अपना मौक़िफ़ मीडिया में सामने रख चुके हैं। हमारे साथ इसी प्रोग्राम में मौजूद है। राना साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। अब तो तहरीक इंसाफ आपका हवाला देकर इस बात को आगे पेश कर रही है कि देखें, राना सनाउल्लाह तक कह रहे हैं कि ये सज़ाएँ ठीक नहीं थी। देखें, ये बात दुरुस्त है कि इन केसेस का जो ट्रायल है उसमें प्रोसीजरल लैप्सेस हुए हैं और इनको एडमिट किया है जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से हमारे वकील थे अमजद परवेज़ साहब। वो बड़े ही सीनियर और बड़े जो है वो बड़े अच्छे पाए के वकील हैं वो। तो मैं उनकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस ऐसे हुए हैं जिस पर ये सज़ा की सस्पेंशन का केस बनता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये तोशाखाना केस जो है ये 2+2=4 है। ये बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी केस है, ये दुरुस्त केस है। ये ऐसा केस नहीं है कि गलत तौर पे डाला गया हो या वो काम उन्होंने किया ना हो। उन्होंने बिल्कुल तोशाखाना से तहाइफ जो है वो चुराए हैं, उठाए हैं, उनकी कीमत कम लगवाई है, फिर बाज़ार में बेचे हैं। वो सारा इल्ज़ाम दुरुस्त है, लेकिन इल्ज़ाम को साबित करने के लिए कानून के मुताबिक आपको एक्ट करना पड़ता है। और क्योंकि शक का फ़ायदा जो है वो मुल्ज़म को पहुंचता है, तो बाज़ ऐसी प्रोसीजरल लैप्सेस हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए प्रोसिक्यूशन की तरफ से। उसका फिर फ़ायदा जो है वो मुल्ज़म को पहुंचता है। तो अगर कोई फ़ायदा किसी को पहुंचता है तो उसे फिर हमारे कहने से तो वो रुक नहीं जाएगा। नहीं तो इस तरह तो इस वक्त तहरीक इंसाफ का तो मौक़िफ़ इस तरह से सामने आ रहा है कि आप और तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो सेम पेज पर आ गए। नहीं, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि शायद वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस केस में बेगुनाह हैं, जबकि मैं बिल्कुल यकीन से समझता हूँ कि वो गुनाहगार हैं। उन्होंने ये जुर्म किया है, ये एक्ट किया है उन्होंने। लेकिन अब अदालत में साबित करने में प्रोसिक्यूशन जो है वो कोई अगर प्रोसीजर लैप्सेस करती है और उसका फ़ायदा मुल्ज़म को पहुंचता है तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ भी ये समझती है कि इमरान खान ने तोशाखाना से घड़ी चुराई है और तहाइफ चुरा के उसने बेचे हैं। अगर वो समझते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि मैं उनकी इस बात को अप्रिशिएट करूँगा अगर वो ये मौक़िफ़ अपना रखते हैं। चलिए, हम उनसे आगे चल के मज़ीद पूछेंगे, लेकिन आपको लगता है फिर अगर जल्दबाजी में दी गई थी सज़ाएँ तो वो किसी दबाव के तहत दी गई थी? देखिए, अदालत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल की अदालत है और एक बड़ा सीनियर लेवल है। एक ऐसा जज जिसको ये इख्तियार हो कानून के तहत वो किसी को मौत की सज़ा भी दे सकता है। इस लेवल पे भी अगर कोई दबाव में आके सज़ा दे किसी को तो ये फिर इंतहाई बदकिस्मती की बात है। बहरहाल ये सज़ाएँ जो हैं ये बाकायदा कोर्ट ऑफ लॉ से हुई है। तो अगर किसी ने ऐसा किया है तो मेरा ख्याल है फिर उसे सामने आना चाहिए। तो जिस तरह बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, इसी महीने रिहा हो जाएंगे, आपको भी लगता है ऐसा ही होगा? देखिए, अगर इन केसेस में उनकी सज़ाएं सस्पेंड होती हैं या उनकी बेल होती है तो ठीक है, रिहा हो सकते हैं, लेकिन केस जो है वो तो अपनी जगह पे बरकरार रहेंगे। राना साहब, अब आपकी जवाब की तरफ आता है। आपने कहा कि जो सज़ाएँ हुई इसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को हुआ या ये नुकसान मुस्लिम लीग नून को पहुंचाने के लिए सज़ाएँ दी गई, तो ये तो इलेक्शन से पहले ही फिर पता लग नहीं गया था राना साहब? मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत को फिर भी इलेक्शन में भी गए, जो अफराद जीते उन्होंने ओहदे भी हासिल किए। पंजाब में भी आपकी जमात की हुकूमत बन गई, वफाक में भी आप ही की जमात के सरबराह वज़ीर आज़म हैं। तो फिर इसका इदराक कब हुआ और किस वक्त पार्टी के कई रहनुमाओं ने ये सोचा कि किस तरह से इस इलेक्शन के नतीजे को तस्लीम करना चाहिए था, इलेक्शन में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? देखिए, ये आखिरी जो है वो 2 या 3 हफ्तों का जो अमल है जिससे मैं समझता हूँ कि 15-20% वोट जो कि जिसे हम अपनी ज़ुबान में फ्लोटिंग वोट कहते हैं
मैं समझता हूँ कि वो मुतासर हुआ है, और उसमें ये जो है वो इनके वो शोर पड़ा कि जी इनके कागजात रिजेक्ट हो रहे हैं, इनके प्रपोज़ल उठाए जा रहे हैं, इनके सेकेंडर उठाए जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर ऐसा हुआ तो फिर इलेक्शन से बाहर तो कोई भी नहीं हुआ, सबके कागजात एक्सेप्ट हो गए। ऐसे ही खामखा इनको एक हफ़्ता जो है वो मशहूरी मिलती रही कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है इनके साथ, इनके प्रपोज़ल उठा लिए हैं, इनके सेकेंडर उठा लिए हैं, इनके कागज़ छीन लिए हैं। ये बड़ी बात चली कि जी इनके कागजात छीन लिए गए हैं और इनको कागजात दाखिल नहीं करवाने दिए जा रहे, कागज़ इनके रिजेक्ट हो गए हैं। ऐसे ही एक महीना जो है वो मुफ्त में इनकी मशहूरी होती रही, और उसके बाद सामने ये है कि सभी ने इलेक्शन लड़ा है, किसी का प्रपोज़ल नहीं उठाया गया, किसी का सेकेंडर गायब नहीं हुआ, किसी के कागजात जो है वो रिजेक्ट नहीं हुए, और सब ने जो है वो इलेक्शन लड़ा। और इसी तरह से ये सज़ाएँ जो हैं ये क्योंकि आखिरी एक हफ़्ते में हुई हैं, तकरीबन 31 साल कैद की सज़ा जो है वो सुनाई गई। एक दिन 14 दिन, उसके 3-4 दिन बाद फिर 10 साल 14 साल, उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद 10 साल, उसके फिर 2-3 बाद 7 साल, पूरा दिन जनाब रेड अलर्ट। और खान साहब जो है वो मीडिया की स्क्रीन पे छाए रहे। तो ये चीज़ें जो हैं, मेरी एक ज़ाती राय है, मैं ये पार्टी का मौक़िफ़ नहीं दे रहा, मेरी ये एक एज पॉलिटिकल वर्कर ज़ाती राय है कि इन चीज़ों ने एक आम आदमी को जो है वो मुतासर किया, उसको हमदर्दी जो है ना, उसकी हमदर्दी जो है वो इनको हासिल हुई। जो विक्टिम कार्ड था खान साहब के पास, वो इस वजह से थोड़ा चार्ज हुआ, तो राना साहब ये हुआ वो, ये मेरी असेसमेंट जी है। ठीक है, आपका बड़ा सियासी तजर्बा है। अब ये मनसूबाबंदी कैसी की गई फिर कि तहरीक इंसाफ का यह बयानिया भी बिक गया अवाम में कि इदारे उनके ख़िलाफ़ हैं और सब कुछ आपकी जमात और आपकी जमात की इत्तेहादी जमातों के लिए किया जा रहा है इस मुल्क में। आप ये कह रहे हैं कि ऐसे इक़दाम किए गए जिसका असल में मकसद मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुँचाना था और फ़ायदा उस जमात को हुआ जो इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है। तो कोई एक ही बात सच हो सकती है ना राना साहब इसमें से? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। नहीं देखें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं किसी की नीयत पे, मैं किसी के कंडक्ट पे ना शक कर रहा हूँ, ना मैं किसी को ये अलज कर रहा हूँ कि जी ये हमारे ख़िलाफ़ किया गया। मामला ये है कि ये वाक़यात हुए हैं, किसने किए हैं, जिन लोगों ने किए हैं उन्होंने किस नीयत से किए हैं, ये मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, और ना ही मैं किसी को इस बात के ऊपर मुल्ज़िम इल्ज़ाम ठहराता हूँ। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे ये कहता हूँ कि इनका इफ़ेक्ट हुआ है, उनको इससे हमदर्दी मिली, विक्टिम कार्ड उनका चार्ज हुआ। ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा राना साहब, आपका एक मौक़िफ़ काफ़ी तो फिर हो जाते हैं वाक़यात, यानी जो है वो दानिस्ता या दानिस्ता हो जाते हैं वाक़यात। आपका एक मौक़िफ़ काफ़ी मकबूल रहा है, अब भी हो रहा है कि आपने कहा कि एक मुखालिफ सियासी जमात के सरबराह अगर आपकी जमात के दूसरी सियासी जमातों के वजूद के ख़िलाफ़ है तो फिर आप भी जद्दोजहद करेंगे, आपकी भी जो सियासी हिकमत अमली है वो उनके ख़िलाफ़ होगी। इस वजह से अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि आपने साद रफ़ीक साहब ने फ़ैसला किया है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये नहीं समझ आ रही कि आप सिर्फ हुकूमत से बाहर रहेंगे या हुकूमत से बाहर रह के हुकूमत की अपोजिशन भी करेंगे। तो अब ये ग्रैंड अलाइंस बनने जा रहा है। फजलुर रहमान साहब से रब्ता पहले भी हुआ तहरीक इंसाफ का, वो उनसे मज़ीद आगे मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। तो ये जो इस वक्त हुकूमत कायम है मुल्क में, उसके ख़िलाफ़ एक मजबूत अपोजिशन बनने जा रही है, उस पर फिर आपका मौक़िफ़ क्या होगा? नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कहना कि जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, भाई हुकूमत का हिस्सा हम हैं। मैं जिस जमात से मेरा तल्लुक़ है, मैं उसमें मेरी ज़िम्मेदारी भी है, तो उस जमात की हुकूमत है, तो मैं हुकूमत से बाहर कैसे हुआ? हुकूमत के बाहर तो मैं नहीं हूँ। वो तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि जो ऑफिशियल या गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उन लोगों को दी जाए, जो लोग इलेक्ट होके जो है वो आए हैं, तो वो उसके ऊपर पार्टी जो फ़ैसला करे, पार्टी के फ़ैसले से या पार्टी लीडर के हुक्म से तो हम बाहर नहीं हैं। लेकिन पार्टी के अंदर देखें, एक सियासी सूरत हाल है इस वक्त, मुल्क जो है मुआशी बहरान का बुरी तरह से शिकार है, और मुआशी बहरान के साथ साथ सियासी बहरान का भी शिकार है। सोच ये थी, उम्मीद ये थी कि 8 फरवरी को मुल्क का सियासी बहरान जो है वो इलेक्शन के नतीजे में ख़त्म हो जाएगा,
और PMLL इंशाअल्लाह ताला हमारा ये मौक़िफ़ भी था, हमारी उम्मीद भी थी कि वो सिंपल मेजॉरिटी हासिल करेगी और गवर्नमेंट अपनी जो है वो फॉर्म करेगी अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ। तो सियासी बहरान ख़त्म हो जाएगा, मुआशी बहरान जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला अगले 2 साल में जो है वो ख़त्म करेंगे। लेकिन वो स्प्लिट मैंडेट आया है, अब ये लोगों का फ़ैसला है, आवाम का फ़ैसला है, ये कोई मेरा तेरा फ़ैसला तो नहीं है। तो अब उसके फिर क्या कंसिक्वेंसेस निकलते हैं। मुआशी बहरान अपनी जगह पे है, सियासी बहरान जो है वो भी अपनी जगह पे। एक बात तो आपने वाज़ेह ख़त्म हुआ है ना अभी वो ख़त्म हुआ। एक बात तो आपने वाज़ेह की है, हुकूमती ओहदा लेना मुख्तलिफ बात है और एक सियासी जमात का हिस्सा होने के तौर पर आपका किरदार मुख्तलिफ है, तो उसका तो इम्तिहान आ रहा है। 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, जो मुकाबला करने का मौका मिल सकता है वो कैसे करेगी? अब आप एक जमात के सीनियर ओहदेदार तो हैं और पंजाब में आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, तो फिर 21 अप्रैल के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ का मुकाबला कैसे करेंगे? और मौलाना फजलुर रहमान जो इससे पहले मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी रहे हैं, वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो अपोजिशन करेंगे अगले आने वाले दिनों में। देखें, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे या एक शहरी के तौर पे मेरा आज भी जो है ये गुमान है कि मुआशी बहरान को दूर करने के लिए तो हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह ताला मियां शहबाज शरीफ से ज़्यादा मुखलस और मेहनती आदमी कोई और हो नहीं सकता। लेकिन सियासी बहरान का पहले ख़त्म होना ज़रूरी है और इस सियासी बहरान को ख़त्म एक ही बंदा जो है वो कर सकता है। रुकावट भी एक आदमी है और इसको दूर भी एक आदमी कर सकता है। दूर करने वाले का नाम मियां नवाज शरीफ है और जो इस वक्त वाहद बंदा रुकावट बना हुआ उसका नाम इमरान खान है। इसके ऊपर जो है वो अगर कोई बात हो और मियां नवाज शरीफ जो है वो अपना किरदार अदा करें तो ये सियासी बहरान दूर हो सकता है, वरना ये सियासी बहरान जो है ये मुआशी बहरान के दूर होने में रुकावट भी बन सकता है और हालात जो है वो किसी ऐसी तरफ भी जा सकते हैं जिसमें जो है मुल्क ज़्यादा मुश्किल का शिकार हो जाए। तो अब आपने तो नाम ले लिए इतने बड़े नवाज शरीफ साहब का भी, लेकिन उन पर तनकीद हो रही है कि वो तो शायद फैसला कर चुके हैं कि सियासत से रिटायर ही हो गए। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ जिस पाए के लीडर हैं वो आज भी इस बहरान में भी वही हैं जो किरदार अदा कर सकते हैं, पर कर नहीं रहे। इसको किसी जहत देखें, कर वो इसलिए नहीं रहे कि उनको मैंडेट नहीं मिला। अच्छा, उनको मैंडेट नहीं मिला, अगर उनको मैंडेट मिलता तो वो सबको साथ लेके चलते। उन्होंने 21 अक्टूबर को जो बात पूरी कौम को मुखातब करके बड़ी दर्द दिल से कही थी, मेरा ख्याल है कि उस आवाज़ के ऊपर जो है वो उस आवाज़ को सुना जाना चाहिए था। ठीक है, उसका ना सुना जाना जो है ये बदकिस्मती है। तो राना साहब, अब जिस मैंडेट के तहत मरीम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब बनी है, जिस मैंडेट के तहत शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, उस मैंडेट के तहत ये मसला हल नहीं हो सकता मुल्क का? नहीं, देखें, पंजाब में तो हमारा नंबर पूरा है, वो तो हमारी मेजॉरिटी है, उसके तहत हमने गवर्नमेंट बनाई है। लेकिन ये जो मसला है ये तो बहरान जो है सियासी बहरान, ये तो कौमी सतह पे है ना, ये पंजाब की सतह पे तो नहीं है। ये इसके लिए किरदार जो है वो तो कौमी सतह पे अदा करने की ज़रूरत है और जो भी इस वक्त यानी सियासी किरदार हैं जिसमें तमाम सियासी जमातें जिसमें शामिल हैं, जिसमें बिल्कुल PTI भी है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, अख्तर मैंगल साहब भी हैं, महमूद अचकज़ई साहब हैं, इसी तरह से ENP है। तो जब तक ये सारे लोग सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, जिस तरह से 21 अक्टूबर को भी कहा गया था कि इस वक्त जिस बहरान का मुल्क शिकार है, जब तक सब का लफ्ज़ था कि सर जोड़ के नहीं बैठेंगे तो उस वक्त तक ये मुल्क इस बहरान से नहीं निकलेगा। मैं आज भी उस बात के ऊपर यकीन रखता हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ नहीं है। हालात दिया कि जजेस को धमकी आमेज और मशकूक खतूत मिलने का सिलसिला जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस
हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस आयशा मलिक को मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी धमकी आमेज़ और मशकूक खत मौसूल हुआ है, जिसके बाद अब तक सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के 24 जजेस को ऐसे खतूत मौसूल हो चुके हैं। ये खतूत किसने भेजे हैं, कहाँ से भेजे हैं और इनमें पाया जाने वाला पाउडर क्या था, इस हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले खतूत से मुतालिक CTD को फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई है, जिसमें मज़कूरा खतूत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक पाउडर में आर्सेनिक की मिकदार 10% पाई गई। पाउडर में आर्सेनिक की 70% से ज़्यादा मिकदार बहुत जहरीली होती है। इसके सूंघने से इंसान के असाब पर शदीद असर पड़ता है। CTD ने सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन के लेटर बॉक्सेस के करीब की CCTV वीडियोज़ हासिल कर ली हैं। वीडियो में मौजूद मुश्तबा अफराद की नादरा के जरिए शनाख्त की जा रही है। CTD ने वीडियो में मौजूद कुछ मशकूक अफराद से तफ्तीश का फैसला किया है, जबकि सहाफ़ी मलिक असद और मंसूर मलिक की खबर के मुताबिक फॉरेंसिक तज्जिए में इंकशाफ हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले खतूत में एंथ्रैक्स नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स पाए गए हैं, जिसमें आर्सेनिक के आसार थे। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि आर्सेनिक उसकी खालिस शक्ल में मौजूद नहीं था। ज़राए के मुताबिक खतूत में एंथ्रैक्स समेत किसी और जहरीले केमिकल के आसार नहीं मिले। तहकीकाती इदारों को हिदायत की गई है कि लिफाफों में फिंगरप्रिंट्स को भी ट्रेस किया जाए। साथ ही पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को अपने सर्वेलेंस कैमरास के जरिए ख़त भेजने वालों का पता लगाने की हिदायत की गई है। खबर के मुताबिक लाहौर में होम डिपार्टमेंट ने आला पुलिस अफसरान और फॉरेंसिक अफसरान की मीटिंग बुलाई। होम डिपार्टमेंट और दीगर एजेंसीज ने फैसला किया कि जजेस को स्कैनिंग मशीन्स फराहम की जाएंगी ताकि मशकूक खतूत और लिफाफों को खोलने से पहले स्कैन किया जा सके। साथ ही लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जजेस के स्टाफ को ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए गैजेट्स की फराहमी के साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सिर्फ यही नहीं, लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामिया के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस के नाम पर आने वाले खतूत से मुतालिक नए SOPs मुरतब कर लिए हैं। तमाम कोरियर कंपनीज और पोस्ट सर्वेंट्स के लिए हर किस्म के खतूत सिक्योरिटी रूम में चेक करवाना लाजमी करार दिया गया है। खतूत का पहले DSP सिक्योरिटी मुआयना करेंगे, जिसके बाद खतूत जज साहिबान के स्टाफ ऑफिसर को भिजवाए जाएंगे। मगर तहरीक इंसाफ ने जजेस को मिलने वाले धमकी आमेज खतूत को हुकूमती साजिश करार दे दिया है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक धमकी आमेज खतूत की फौरी और जामे तहकीकात की जाए। खतूत की तरसील जजेस को खौफजदा करने की कोशिश है और इसका मकसद फैसलों पर असरअंदाज होना है। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।